चैप्टर 35। तुम बलात्कारी हो। यह फटीचर अभी भी उसके साथ है। इस भिखारी को जल्द ठिकाने लगाना होगा। मैं भी राघव बत्रा नहीं। अगर तुझे तड़पा तड़पा कर नहीं मारा तो। राघव ने अपने दांत भींचते हुए गुस्से भरी आवाज में कहा। गुस्से में आकर उसने दूरबीन को जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर लगते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अरे बॉस, आप नको टेंशन लो। मेरी उस आदमी से बात हो चुकी है। वो इस चिकने का जल्दी इलाज कर देगा। ये लौंडा ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। ड्राइवर उसे बताने के लिए पीछे मुड़ गया। ठीक है। राघव शांत हो गया और अपने कपड़े सीधे किए। लड़के, तुझे इस राघव बत्रा का रास्ता काटने पर बहुत पछतावा होगा। यह कहते कहते उसका चेहरा बदहवास हो गया। अगली सुबह झमाझम बारिश हो रही थी। विजय अपने शरीर में आध्यात्मिक तरल को अवशोषित करते हुए अपने बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठा था। उस रात उसे फिर नींद नहीं आई। जैसे जैसे उसकी कल्टीवेशन का स्तर बढ़ता गया और उसका शरीर बदलता गया, उसे लंबे समय तक जागने के बाद भी थकान महसूस नहीं होती थी। उसके सोने के समय को पेंडेंट द्वारा दिए गए चक्र ज्ञान की सीमाओं को पार करने और डिवाइन बुक का अध्ययन करने के बाद कम कर दिया गया था, जिसमें मेडिकल स्किल्स, तालिस्मान शक्तियां और जादू टोना शामिल थे। तालिस्मान और जादू टोना करने की तकनीकों के लिए विजय की कल्टीवेशन का स्तर वर्तमान में पर्याप्त नहीं था। वो पहले तकनीकों को अच्छे से सीखना चाहता था ताकि वो भविष्य में आसानी से उनमें महारत हासिल कर सकें। विशेष रूप से ताबीज बनाना, जिसके लिए तालिस्मान शक्तियों में महारत हासिल करने की जरूरत पड़ती थी। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। उसने आध्यात्मिक तरल के एक और हिस्से को अवशोषित कर लिया था और अपने शरीर में ऊर्जा की मात्रा बढ़ा दी थी। मुझे आज औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार में जाना पड़ेगा। अपनी कम होती जड़ी बूटियों की संख्या को देखते हुए उसने सोचा। उसके जॉब छोड़ने के 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए थे। उसने पिछले 3 दिन घर पर बिताए थे। केवल एक रात पहले मिस्टर मोहन और मिस आहाना को दवा देने के लिए बाहर गया था। आज उसे कुछ औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने के लिए बाहर जाना था। विजय को अभी विला में शिफ्ट होने की कोई जल्दी नहीं थी। विला की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी और वो कभी भी वहां शिफ्ट हो सकता था। वो 3 व्हीलर बाइक से शहर में आया और सीधे औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार में चला गया। औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार में कुछ चक्कर लगाने के बाद उसने वजन घटाने वाली औषधि, कामोत्तेजक औषधि, ब्यूटी क्रीम और स्वास्थ्य देखभाल औषधि के लिए जड़ी बूटियां प्राप्त कर ली थी। उसने हर औषधि के लिए जड़ी बूटियों की कई जोड़ियां खरीदी थी, विशेष रूप से कामोद्दीपक औषधि और ब्यूटी क्रीम के लिए। इन दोनों औषधियों की मांग बहुत अधिक थी। कामोद्दीपक औषधि बहुत आकर्षक थी, जो प्रति बोतल 20,000 रुपए पर बिकती थी। इसके बाद उसने औषधीय जड़ी बूटियों का बाजार छोड़ दिया। अभी वो बाजार से ज्यादा दूर तक नहीं निकला था जब उसने पुलिस की 2 गाड़ियों को सामने से अपनी दिशा में आते हुए देखा। विजय ने एक नजर उन्हें देखा और फिर मुड़कर कहीं और देखने लगा। पुलिस वालों पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं था। उन्होंने उसे पहले सपा के में फंसाया था, फिर अगली बार उस पर गलत आरोप लगाया गया। वो शांत भाव से बाइक चलाता रहा। दोनों गाड़ियों ने अचानक दिशा बदल दी और उसकी ओर बढ़ने लगे। उन्होंने उसके सामने ब्रेक लगाया और उसका रास्ता रोक दिया। पुलिस की गाड़ियों के दरवाजे खुले और कुछ पुलिस ऑफिसर उनसे निकले। पुलिस ऑफिसर में से एक फीमेल ऑफिसर थी। उसका चेहरा पूरी तरह से एक गुलाब की पंखुड़ी की तरह था। उसके फीचर्स किसी टीवी एक्ट्रेस से कम नहीं थे। उसका शरीर लंबा और पतला था और फिगर एकदम वेल मेंटेन था। विजय उसे देखकर हैरान रह गया। क्या ये तो वही सपा वाली सुंदर ऑफिसर है? तभी विजय की नजर उसकी ड्रेस पर लगी नेम प्लेट पर गई। अच्छा, तो इसका नाम प्रिया शर्मा है। इसके तुरंत बाद उसके हाव भाव बदल गए। रुको, कुछ ठीक नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यह लोग मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं? लेकिन मैंने क्या किया? विजय हैरान था। हे यार, ये क्या हो रहा है? वो चिल्लाया। ओ छोरे, तने तो यह भी नहीं पता के हो रहा से? क्या तू जानता नहीं कि तने के करा है? एक अधेड़ उम्र के पुलिस ऑफिसर ने हंसते हुए मजाकिया ढंग में कहा। अरे छोरे, तू इतना डंगर भी नहीं हुआ कि तेरे दिमाग में बात घुस जावे। सभी पुलिस ऑफिसर उसे घूर रहे थे, लेकिन प्रिया की अभिव्यक्ति थोड़ी निराशाजनक लग रही थी। कमिश्नर सर, कोई गलती नहीं है, ये वही है। हमने उसे पिछली बार भी एक वेश्यावृत्ति गिरोह की कार्रवाई के दौरान एक सपा में पकड़ा था। उस समय उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे स्कॉट फ्री होने का मौका मिल गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो एक बलात्कारी भी होगा। मैंने तो पहले ही पता था। ये छोरा ठीक ना से इसकी तो शक्ल पे ही बलात्कारी छपा है। विजय की ओर देखते हुए उस पुलिस ऑफिसर का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। छोरे, तेरा तो पिछला रिकॉर्ड भी खराब से, तू तो लंबे। विजय यह सब सुनकर पूरी तरह से दंग था। बलात्कार? क्या हो रहा है? मैंने ऐसा काम कब किया? यह असंभव है। नहीं तो मुझे फिर से फंसाया जा रहा है। ऑफिसर्स रुकिए,
आप लोगों से कोई गलती हुई है, लगता है आप लोगों ने मुझे गलत समझ लिया है, उसने जल्दबाजी में कहा। ओहा, ये छोरा तो हमने ही गलत समझ रहा से। अधेड़ उम्र के पुलिस ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए अपने आसपास के पुलिस वालों को देखा, फिर उन्हें ऑर्डर दिया, जाओ और पकड़कर इसे पटको गाड़ी में। दो पुलिस वाले आगे बढ़े और उसे घुटनों के बल नीचे गिरा दिया। विजय को अचानक गुस्सा आ गया। जब वो निर्दोष था तो यह लोग उसे बलात्कारी कैसे कह सकते थे, और ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो लोग उसकी एक भी सुनेंगे। एकमात्र उस समय वो सोच भी नहीं पा रहा था कि यह किसने किया होगा। तनवीर? नहीं, उसके पास इतनी शक्ति नहीं है जो मुझे बलात्कार के अपराध में फंसा सके। तो अगर यह तनवीर नहीं है तो और कौन हो सकता? विजय को समझ नहीं आ रहा था कि उसे किसने फंसाया है। दोनों पुलिस वाले उसके साथ बुरी तरह से पेश आए। उन्होंने उसकी बाहों को उसकी पीठ के पीछे मोड़ दिया और उसे पुलिस कार के हुड पर पिन कर दिया। विजय का खून खोल उठा। अगर वो चाहता तो इन दोनों पुलिस वालों को एक ही मुक्के से दूर फेंक सकता था, लेकिन उसने कुछ सोचने के बाद ऐसा नहीं किया। वो निर्दोष था और इसलिए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि उसे पुलिस पर हमला करने के एक और अपराध में फंसाया जाए। क्लैक! वो हथकड़ी की ठंडक को महसूस कर सकता था जब वो उसकी कलाई के चारों ओर घूम रही थी। ऑफिसर्स, मैं वास्तव में निर्दोष हूं। मूर्ख! क्या तूने हमें पागल समझा है? हर अपराधी पकड़े जाने पर यही कहता है काफी बात हो गई, चलो अब चुपचाप अंदर बैठो। दोनों पुलिस वालों ने विजय को कार में धकेल दिया, फिर कारें चली गईं। 20 मिनट से भी कम समय में विजय ने खुद को एक बार से ही फिर इंटेरोगेशन रूम में पाया। उसके सामने दो पुलिस ऑफिसर बैठे थे। उनमें से एक कमिश्नर था। प्रिया और एक पुलिस कांस्टेबल रूम के किनारे पर खड़े थे। छोरे, मैं एक बार तेरे से पूछूंगा, कल रात 8:30 पर तू कहां था? कमिश्नर ने डराते हुए पूछा। 8:30 बजे। मैं घर पर ही था। नहीं, मैं घर जा रहा था, विजय ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया। तो फिर ये तू ही होगा। कमिश्नर ने अपने सामने एक फाइल खोली और एक तस्वीर निकाली और उसे विजय के सामने फेंका। यह एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज थी। उसमें एक भी व्हीलर बाइक थी। विजय ने उसे ध्यान से देखा और पाया कि वो उस तस्वीर में था। हाँ, यह मैं हूं। इसके बारे में क्या? विजय ने उलझन में पूछा। कमिश्नर मुस्कुराया। उसने एक और तस्वीर ली। उस पर लगभग 24 या 25 साल की एक लड़की थी। वो सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें सूज गई थीं और सुस्त लग रही थी। क्या तू इसे जाने हैं? विजय ने इसे देखा और उसे वो जानी पहचानी लगी। हाँ, मैंने इसे कल रात देखा था। वो नशे में थी और मैंने उसे उठने में मदद की। हाँ, तो तने मान ही लिया कि ये तू ही था? कमिश्नर हंसा। मैंने क्या मान लिया? और अब तो तूने इसे मान भी लिया। तूने सोचा होगा कि सुनसान सड़क पे आखिर कौन ही तने देखेगा, इसलिए उस छोरी को बहला फुसलाकर गली में ले गया और वहां तूने इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया। कमिश्नर गुस्से में बोला। हमें उसके शरीर पर बाल और उसके नखूनों में खाल मिली है। हमें बस उनका मिलान तुम्हारे डीएनए से करना होगा और हमें पता चल जाएगा कि क्या तुमने ऐसा किया है या नहीं। एक कोने में खड़ी प्रिया ने कहा। अचानक कमिश्नर ने मेज को धक्का दिया और खड़ा हो गया। किसी शिकारी बाघ की तरह खा जाने वाली नजरों से उसने विजय को देखा। एक अनुभवी पुलिस कमिश्नर की तरह उसने विजय को धमकी देकर डराने की कोशिश की। किसी भी सामान्य अपराधी को इस तरह से डराया धमकाया जाता था, लेकिन विजय कोई आम आदमी नहीं था। इसके अलावा वो निर्दोष था। उसकी डरावनी आंखों का उस पर कोई प्रभाव। ऑफिसर ने ऐसा नहीं किया। प्लीज निर्दोष लोगों की जगह असली अपराधी को पकड़े। निर्दोष लोग? हाँ हाँ, क्या तू निर्दोष है? अब ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत ना से। तूने अभी खुद को अपराधी के रूप में पहचाना था और सीसीटीवी कैमरे में तने सड़क पर उसके साथ देखा भी गया था, और बालों और नखून में फंसा खाल का टुकड़ा तने ताला तेरे अंदर डालने के लिए काफी होगा। क्या तू अभी भी खुद को निर्दोष बतावेगा कि? कमिश्नर ने फिर से मेज को धक्का दिया और तेज आवाज में चिल्लाया। विजय की भौहें सिकुड़ गईं और पूरा यकीन हो गया कि उसे फंसाया जा रहा है। प्रस्तुत किए गए सबूतों को देखते हुए शक की सभी सुइयां उसी की ओर घूम रही थीं। स्थिति अच्छी नहीं लग रही। हो सकता है कि मुझे दोषी पाया जाए, उसने सोचा। हाँ छोरे, क्या तू मानता है कि तने ही अपराध क्या से? अगर तू अपराध कबूल करता है तो तू 3rd डिग्री टॉर्चर से बच जाएगा। बस कुछ साल की सजा काट के तू छूट भी जाएगा। अगर नहीं तो तने भी पता से कि 3rd डिग्री टॉर्चर क्या हो से? कमिश्नर ने सख्ती से कहा। सर, आप सब गलत समझ रहे हैं। यहां तक कि एक मूर्ख भी बता सकता है कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं भला क्यों जुर्म कबूल करूंगा? विजय ने एक मुस्कान के साथ बात की। उसे इतनी आसानी से नहीं डराया जा सकता था। तू? कमिश्नर भड़क गया। मैंने ऐसा नहीं किया। पिछली रात मैंने उसे जमीन पर गिरते देखा।
इसलिए मैंने उसे खड़े होने में मदद की। पिछली रात वो नशे में थी और मुझे पकड़कर खड़े होने की कोशिश कर रही थी। शायद उसी समय मेरे बाल और खाल का टुकड़ा उसके शरीर पर रह गया होगा। छोरे, तू तो अभी भी बहाना लगाने की कोशिश कर रहा से। अगर वो तू नहीं था तो उस छोरी ने क्यों कहा कि वो तू था? उसके पास का पूर्व रिकॉर्ड भी है। वो तू नहीं तो और कौन हो सकता है? कमिश्नर ने मेज में जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा। क्या विजय इस झूठे बलात्कार के जुर्म से खुद को बचा पाएगा? आखिर कौन उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था? आखिर क्या होगा? विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहे। हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर चैप्टर 33 एसीपी भी इन्वॉल्व है। मुझे क्या पता, हो सकता है वो लड़की मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। यदि ऐसा नहीं है तो शायद उसने मुझे कोई और समझ लिया होगा। वैसे भी वो नशे में धुत थी। जहां तक की बात है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। विजय ने बिना किसी भाव के कहा। वाह छोरे, तू कमाल करे से। एक छोरी जिसका रेप हुआ से वो तेरे पे झूठा इल्जाम लगावेगी? कमिश्नर ने गुस्से में टेबल पर जोर से थप्पड़ मारा। यहाँ के कोई कॉमेडी सर्कस चल रहा से जो हम तेरे से मजाक करेंगे? आह छोरे, मने जितना सोचा तू तो उससे भी घना बेशर्म निकला। चलो और बता। तानेके के कहना से मैं भी तो देखूं तू और के झूठ बोलेगा। मैं अपने वकील को बुला सकता हूं, है ना? अगर नहीं तो कम से कम एक फोन कॉल कर सकता हूं, विजय ने कहा। किसने फोन लगावेगा? कमिश्नर ने ठंडे स्वर में पूछा। एक दोस्त, वीरेन, इस छोरे का फोन लेके आना, कमिश्नर ने अपने बगल वाले एक पुलिस वाले से कहा। वो पुलिस वाला तुरंत उठकर चला गया। थोड़ी देर में विजय का फोन लेकर लौट आया। धन्यवाद। विजय ने अपना फोन ऑन करा और प्रभास का नंबर डायल किया। हे विजय, क्या बात है? फोन के दूसरे छोर से प्रभास की आवाज सुनाई दी। बिग ब्रो प्रभास, इस स्टेशन में हूं। क्या? प्रभास अपनी सीट से कूद पड़ा। क्यों, क्या हुआ? इनका कहना है कि मैंने किसी के साथ बलात्कार किया है। बलात्कार? ये कोई मजाक है? उन्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी। विजय चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूं। कॉल कट करने के बाद विजय ने फोन को मेज पर रख दिया। हाँ छोरे, होगी बात। अब बता, तू अपराध कबूल करेगा कि नहीं, या अभी और कुछ कहना बाकी से? कमिश्नर ने घूरते हुए कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं भला क्यों कबूल करूंगा? विजय ने ठंडे स्वर में कहा। तू? कमिश्नर गुस्से में लाल हो गया था। क्रूर आंखें विजय को घूर रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने इसे देखा और उसके हाव भाव बदल गए। यह तो एसीपी है। उसने फोन उठाया और इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकल गया। विजय की सुनने की शक्तियां पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो कमिश्नर की बातें सुन पा रहा था। हेलो एसीपी सर, वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात कर रहा था। मामला कैसा चल रहा है रविंद्र? क्या उसने कबूल कर लिया है? कॉल के दूसरे छोर से आवाज नीची और कर्कश थी। उसने नहीं किया। वो एक जिद्दी लड़का है। चाहे मैं कोई भी पैंतरा आजमा रहा हूं, वो कबूल नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि मुझे उसे थोड़ा ज्यादा परेशान करना पड़ेगा, नहीं तो हम सारा दिन यहाँ बैठे रहेंगे। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि जल्द से जल्द उससे कबूल कराओ। और हाँ, चिंता मत करना, तुम्हें भी इनाम मिलेगा। बॉस राघव ने कहा है कि वो हमें 50 लाख रुपए जल्द से जल्द भिजवा देंगे। जब मामला सुलझ जाए तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। हो सर, आप चिंता मत करो। यह पहली बार नहीं है जब मैं ऐसा कर रहा हूँ। वो सिर्फ एक गांव का गरीब लड़का है। कमिश्नर रविंद्र ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। तो ठीक है, मैं इस काम को तुम्हारे ऊपर भरोसा कर छोड़ रहा हूँ। यह जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। हाँ ओके सर। रविंद्र ने कॉल कट की और वापस इंटेरोगेशन रूम में आ गया। एसीपी सर ने क्या कहा रविंद्र सर? एक पुलिस वाले ने पूछा। उनका कहना से कि वो इस मामले को लेकर बहुत चिंता में से, हमें जल्द से जल्द इस छोरे की पूछताछ खत्म करनी पड़ेगी। कमिश्नर ने कर्कश आवाज में जवाब दिया। फिर वो अपनी सीट पर वापस आ गया। छोरे, मैं तेरे से आखिरी बार बोलूंगा, तू अपना जुर्म कबूल करेगा कि नहीं? विजय की ओर देखते हुए उसने सवाल किया। विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो कमिश्नर रविंद्र को देख मुस्कुराने लगा। फिर वो रविंद्र के कान पर झुक गया और फुसफुसाया। कमिश्नर साहब, रिश्वत लेना पाप है। मैंने आपकी सारी बातें सुनी। रविंद्र की अभिव्यक्ति बदल गई। स्लेमा, वो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसका भाव डरावना था और उसकी दोनों आंखें विजय पर टिकी हुई थीं, जैसे कि उसके माथे पर सींग उगाया हो। उसकी भावनाएं उथल पुथल में थीं और उसकी पीठ पहले से ही ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। ऐसा नहीं हो सकता। ये इंटरोगेशन रूम साउंड प्रूफ है और मैंने तो बहुत धीमी आवाज में बात की थी। फिर इसने कैसे मेरी बात सुन ली? नहीं, ये छोरा मुझे पागल बना रहा है। लेकिन ये मुझे पागल क्यों बनाएगा, जब तक वो सच में कुछ नहीं जानता?
क्या हुआ सर? एक पुलिस वाले ने उसके बदले हुए भाव को देखा और चिंता से पूछा। कुछ नहीं, तू जा और कैमरा बंद करके आ, रविंद्र ने सख्ती से कहा। बाकी पुलिस वाले भी आश्चर्यचकित थे गए कि कमिश्नर क्या करना चाहता है। कमिश्नर सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। जबरन जुर्म कबूल कराना कानून के खिलाफ है। प्रिया चिंतित नजर आ रही थी। बाहर निकलो, कमिश्नर रविंद्र ने गरजते हुए कहा। चलो मैम, सर अच्छे से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेबल ने कहा। बाहर निकलो अभी, कमिश्नर ने फिर से गर्जना की। प्रिया थोड़ा हिचकिचाई, फिर मुड़ गई और कमरे से बाहर निकल गई। स्लैम दरवाजा जोर से बंद हो गया। इंटरोगेशन रूम में बस 2 आदमी बचे थे। रविंद्र का चेहरा मंद पीले रंग की रोशनी में भयावह था और थोड़ा दुष्ट भी लग रहा था। अब उसका चेहरा किसी कमिश्नर की तरह नहीं, बल्कि एक अपराधी की तरह ज्यादा लग रहा था। छोरे, तू मने पागल बनाने की हिम्मत कर रहा से? रविंद्र ने नुकीले दांतों को पीसते कहा। आपको पागल बना रहा हूं? विजय मुस्कुराया। फिर उसने कहा, मैंने आपकी हर एक बात सुनी। आप एक रिश्वतखोर कमिश्नर हैं, जो पैसों के लिए अपना अपन ईमान तक बेच सकता है। आप कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप जैसे ऑफिसर तो पुलिस में रहने लायक नहीं है। फिर विजय मजाक में हंसा। कमिश्नर रविंद्र कांप गया और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। इम्पॉसिबल, यह इंटरोगेशन रूम साउंड प्रूफ से। तूने कुछ नहीं सुना? अच्छा, विजय ने आराम से कहा। 50 लाख कोई छोटी रकम नहीं है कमिश्नर साहब। तुझे कैसे पता चला? कमिश्नर रविंद्र के चेहरे का रंग बदल गया। मैंने पहले भी कहा था कि मैंने सब कुछ सुना। विजय मुस्कुराया। क्या है ना कि मेरे कान असामान्य रूप से सेंसिटिव हैं। कमिश्नर रविंद्र के चेहरे का रंग कई बार बदला। पहले वो घबरा गया, फिर उसका चेहरा पूरा उग्र हो गया। किया हुआ तने सब कुछ पता भी चल गया तो तेरे पे विश्वास कौन करेगा? क्या तने लगता है कि कोई एक बलात्कारी की बात सुनेगा? कमिश्नर ने विजय के करीब आकर उसके कान में धीरे से कहा। कमिश्नर साहब, तू ये भी कुछ आप तथ्यों को हमेशा के लिए छिपा नहीं सकते। आपको जल्द ही अपने कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ेगा, विजय ने ठंडे स्वर में कहा। छोरे, मने लगता है कि तूने जीने की इच्छा छोड़ दी, कमिश्नर ने गरजते हुए कहा। एक पल में उसका चेहरा बदहवास हो गया। वो विजय के बाल पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। विजय ने चकमा देकर उसकी छाती में सिर मारा। बैंग! सिर लगने के कारण कमिश्नर पीछे की ओर लड़खड़ाया और दीवार से जा टकराया। छोरे, तेरी ये मजाल जो तूने मुझे मारने की कोशिश की, कमिश्नर ने अपनी छाती को सहलाया। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना हो गया। उसकी आंखें छोटी होकर किसी जहरीले सांप की तरह हो गईं, जो खतरे में पड़कर डसने को तैयार खड़ा हो। उसने अपनी कलाई चटकाई, फिर अचानक आगे बढ़ा और विजय के चेहरे पर मुक्का मारा। विजय ने खुद को नीचे किया और मुक्का लगने से बच गया। इसके बाद उसने कमिश्नर को किसी बछड़े की तरह लात मारी। लात लगने से कमिश्नर टेबल में जाकर लगा। उसका माथा टेबल के एक कोने से जा टकराया, जिसकी वजह से माथे से खून बहने लगा। कमीने, मैं तुझे मार दूंगा, कमिश्नर कराहते हुए उठा और माथे को छुआ। अपने हाथ पर खून लगा देख वो पागलपन की कगार पर था। वो जोर जोर से चिल्लाया और उसका शरीर कांप उठा। इसके बाद उसने खुद को शांत किया। फिर वो विजय के करीब आकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने धीरे से अपनी कमर पर लगी बंदूक निकाली और उसको रिलोड किया, फिर उसे टेबल पर पटक दिया। उसने अपनी आंखें संकुचित की और बेपरवाह लहजे में कहा, छोरे, अब पता है आगे किया होगा। तूने मेरे से बाथरूम जाने की पूछी, इसलिए मैंने तेरी हथकड़ी खोल दी, लेकिन तूने पलटकर मेरी बंदूक छीनने की कोशिश की और इसी मुठभेड़ में एक गोली गलती से चल गई और सीधा तेरे सीने के आर पार होकर बाहर निकल गई और तेरी मौकाए वारदात पर मौत होगी। उस स्थिति में मैं आत्मरक्षा के चलते केस से बरी हो जाऊंगा। और रही बात तेरी, अगर कोई बलात्कारी मर भी गया तो इस समाज पर कौन सा फर्क पड़ना है? कमिश्नर कुछ देर के लिए रुका। ये तो होगी पहली बात, और दूसरी बात से कि तू अपना जुर्म कबूल करेगा और चुपचाप कार्यवाही में मदद करेगा। अगर तूने दूसरा विकल्प चुना तो शायद मैं तेरी सजा भी कम करा सकूं। तो एब जल्दी बता, तने कौन सा रास्ता चुनना से? अगर मैंने कोई भी विकल्प नहीं चुना तो क्या होगा? विजय हंसा। कमिश्नर ने कहा, ये तो तेरे ऊपर से, तू कौन सा विकल्प चुनेगा, क्योंकि तेरे पास इन दोनों विकल्पों के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। अब जीना और मरना तेरे हाथ में है। मैं तने ध्यान से विचार कर खातिर कुछ समय देता हूं। उसके बाद कमिश्नर ने एक सिगरेट बाहर निकाली और उसे जलाया। वो अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और धुएं के छल्ले बनाने लगा। प्रभास थापा, मोहनलाल और बाकी सभी मैट्रिक्स प्लाजा के एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। प्रभास अपने फोन पर कॉल पर था। कुछ देर बाद उसने कॉल कट कर दी। उसका हाव भाव बदला हुआ था। क्या बात है प्रभास? मोहन और अन्य लोगों ने चिंता से पूछा। प्रभास की भौहें सिकुड़ गई और उदास होकर बात की। कुछ भी अच्छा नहीं है।
इसके पीछे जो भी आदमी है वो काफी शक्तिशाली है और उसने बहुत पहले ही इसकी प्लानिंग कर ली थी। वो विजय को लंबे समय के लिए सलाखों के पीछे चाहता है। चाहे उसकी प्लानिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसमें कुछ तो कमी होगी, मोहन ने कहा। यह तो है, लेकिन उसके साथ कुछ पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। मैंने सुना है कि एसीपी भी इसमें शामिल हैं और वो कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द विजय को अंदर कर दिया जाए, प्रभास ने समझाया। लोकेश सोनवाल, मुझे पता था कि वो आदमी कुछ सही नहीं है, शंकर ने गुस्से में कहा। अगर इस आदमी का हाथ मामले में है तो किसी भी संदिग्ध मामले का परिणाम बदल सकता है। उसके साथ बहुत आदमी मिले हुए हैं। जहां तक मैं अंदाजा लगा सकता हूं तो वो आदमी राघव बत्रा होना चाहिए। वो लंबे समय से मिस अहाना के पीछे पड़ा हुआ था और आजकल विजय अहाना के बहुत करीब हैं, मोहनलाल ने कहा। हाँ, ऐसा हो भी सकता है, शायद इन सब के पीछे राघव बत्रा ही हो, प्रभास ने कहा। राघव बत्रा भी प्रॉपर्टी बिजनेस में था, लेकिन उसके तरीके पूरी तरह से अलग थे। वो पहले एक गैंगस्टर हुआ करता था जो पूरे नूह जिले में मशहूर था। प्रभास भी इसी बिजनेस में था, इसलिए वो यह सब जानता था। क्या हमें अहाना को इस बारे में बताना चाहिए? मोहन ने झिझकते हुए पूछा। कोई जरूरत नहीं है, प्रभास ने अपना सिर हिलाया। अगर उसे पता लगा कि विजय उसकी वजह से जेल में है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। हम समस्या को हल करने के बाद उसे बता सकते हैं, तो फिर हम क्या करें? इसमें एसीपी लोकेश का हाथ होने से हम उसकी जमानत भी नहीं करा सकते। हमें विजय की बेगुनाही साबित करने का कोई तरीका खोजने की जरूरत है, शंकर ने कहा। हम कैसे उसकी बेगुनाही का सबूत देंगे? मोहन ने पूछा। क्या प्रभास, मोहन और बाकी सभी विजय की बेगुनाही का सबूत ढूंढ पाएंगे? क्या कमिश्नर विजय को शूट कर उसको जान से मार देगा? क्या विजय बच पाएगा इस केस से? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर।